वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने बीपीएससी के इस इंडीवर में हम लोग आगे बढ़ते हुए क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं और अभी हम लोग ऑलरेडी कुछ क्लासेस कर चुके हैं और आगे के क्लासेस अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बात ये किए थे कि लिटरेचर का नोबेल किन्हें मिला है? हान कांग एक लेडी है, ठीक है। तो इनको हम बोले थे कि अगले क्लास में इसके बारे में हम कुछ बताएंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इनके बारे में ही स्टार्ट करते हैं आज। नोबेल जानबूझ के लिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश में आप आइएगा तो नोबेल वर्ड को अलग अलग स्पेलिंग होता है। वो इंग्लिश का भी क्लास शुरू करेंगे हम लगभग कुछ महीना बाद, ठीक है। तो उसमें आप पता चलेगा, इसलिए जानबूझ के ये वर्ड लिखते हैं नोबेल। उस समय आपको हम बताएंगे कि नोबेल का क्या क्या मतलब होता है और क्या क्या अलग अलग वर्ड है। NOVEL भी होता है, NOBEL, सबका अलग अलग मतलब होता है। यहां जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं 2024 का नोबेल प्राइज। अब ये जो चीज है हम लोग जो यहां पर लिटरेचर में दे रहे हैं, यानी साहित्य में, ठीक है। ये किसे है? हम लोग बात किए हैं हान कांग। हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप तो हिंदी में तो जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा लिखते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है उनका नाम हम लोग वास्तविक रूप से इसको आते हैं हान कांग, ठीक है। तो अब हान कांग है, ये इनके बारे में थोड़ा हम लोग जाने और इनके बुक्स क्या क्या है इसके भी हम लोग जाने, ठीक है। तो हान कांग है, ये 53 ईयर्स ओल्ड, 53 साल की महिला है, लेडी है। और ये किस देश की है? साउथ कोरिया की है। इसके साथ ही साथ इनका नंबर ऑफ बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है, लेकिन इससे पहले जिनके लिए इनका अवार्ड सेलेक्ट किया गया है वो मेन इनका प्रूज है। प्रूज क्या होता है? दो चीज होता है यहां पर, एक समझ लीजिए। एक चीज होता है प्रूज और एक होता है पोएट्री। आप तो शायद समझ सकती हैं, पोएट्री मतलब कविता होता है और ये जो प्रूज हुआ मतलब ये गद्य का रूप हुआ। गद्य का रूप जो लिखते हैं कहानी, जैसे प्रेमचंद हो गया, नहीं, ये लोग जो कहानी रूप में बढ़िया जैसे जीवंत कर देते थे ना, जो किसी चीज का चित्रण कर रहे हैं लगे कि वाह हम उसमें समा गए हैं, उसमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको फिल्म टाइप चल रहा है। ठीक उसी तरह से हान कांग का इतना बढ़िया सा नोबेल राइटिंग ये एबिलिटी है, इतना कैपेबल है कि जो भी इसको पढ़ता है और उसमें बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं कि उन्हें हीलर के रूप में काम किया गया। ये जो टॉपिक जो ये बता रही है, ट्रॉमा ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रॉमा मतलब जैसे अभी हम जो बात की एक ट्रॉमा ही था जब हम बात किए ना अभी जैसे, तो इस ट्रॉमा ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ कितना फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल मतलब कितना वीक है, चाहे तो कभी भी बिखर सकता है। हम लोग अपना जो लोग भी पता नहीं बहुत ज्यादा मिथ्या अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन ये कहना चाहती हैं ये हान कांग कि ह्यूमन लाइफ इतना भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ मतलब घमंड करने की, अरे भाई ये हम वो है दिस दैट ये कर लें। वो लाइफ के मतलब बताती है कि इसके फ्रेजिलिटी में वीकनेस के बारे में, ये बहुत मजबूत लाइफ नहीं है, इसलिए हमें हम्बल रहना चाहिए, राइटियस होना चाहिए, सही विचारों से, चरित्रों से, सोच से राइटफुल होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा कभी भी किसी के लाइफ में आ सकता है। तो इससे आप कैसे बचेंगे, कैसे टैकल कर सकेंगे? जब तक आप राइटियस नहीं होंगे, जब तक आपको सही चरित्रवान नहीं होंगे, तो कैसे टैकल कर पाएंगे? नहीं टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बताती है, ठीक है। तो इनका बुक्स कुछ हम लोग लिखते हैं। मेन ये किसके लिए है? वो प्रोज माने गद्य का रूप है, ये लिख लेंगे, गद्य का रूप है प्रोज इनका, ठीक है। बुक्स इनके कौन कौन है तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो द वेजिटेरियन। अब चूंकि इंग्लिश में लिखे हैं तो अच्छा रहेगा हम लोग इंग्लिश में ही सब कुछ लिखें, क्योंकि वहां के राइटर हैं, हालांकि अपने भाषा में लिखी होंगी साउथ कोरियन। द
वेजिटेरियन, ठीक है। ह्यूमन एक्ट्स, ग्रीक लेसन्स, Greek lessons, the white book, ठीक है। एक इनके बारे में कहीं अगर रहेगा तो एक चीज जरूर इसमें जो ऐड कर लेना है कि वो दिखाती हैं ह्यूमन ट्रॉमा को, ह्यूमन ट्रॉमा इन ह्यूमन लाइफ, इसको लिख देते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, इसको हिंदी में भी कर देंगे, ट्रॉमा इन ह्यूमन लाइफ। ट्रॉमा मतलब गहरा आघात। ट्रॉमा कोई चीज होता है ना, मान ली किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। एक पाकिस्तान की आयरन लेडी है, शायद आप यूट्यूब पर देखिएगा, उनके जानिए कहानी, वो भी एक ट्रॉमा है। अचानक से उनका बहुत बढ़िया लाइफ था, बहुत म्यूजिक पेंटिंग बहुत हाई लेवल का करती थी, अचानक से उनका एक यात्रा में गिरी गाड़ी, उनका बहुत गहरे खड्डा में गिर गया, पूरा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा हुआ कि रीढ़ का हड्डी डैमेज हो गया। अब रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के लिए उनको उसमें आयरन टाइप कोई मेटल देना पड़ा, सपोर्ट उसमें पिघला करके ऐसा देना पड़ा, सपोर्ट किया। अब ऐसा इसके दिक्कत ये हुआ कि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती थी, और इससे ये हुआ कि उनका लाइफ, मैरिड थी, जस्ट ही कुछ समय पहले मैरिज हुआ था, लेकिन आगे वो मतलब बच्चे की मां नहीं बन पाती। अब ये समस्या हो गया। अब उनका हस्बैंड फिर दूसरा शादी किए। अब सोचिए उनके बेचारे लाइफ में कितना ट्रॉमा ही ना है। अब एक अच्छा जीवन, अच्छा खासा जीवन, एक गाड़ी के खड्डा में गिरने से बिल्कुल वो तो बच गई बेचारी डॉक्टर के प्रयास से। अदरवाइज ट्रॉमा इन ह्यूमन लाइफ एंड ट्रॉमा मतलब मानव जीवन में गहरा आघात, और और यहां एक काम करेंगे कि यहां जो ट्रॉमा लिखे हैं इसमें एक ऐड कर लेंगे हिस्टोरिकल ट्रॉमा, ठीक है ना, हिस्टोरिकल ट्रॉमा। ऑब्वियसली जब भी हम लोग बात करते हैं तो पुराने किसी ट्रॉमा का बात करते हैं, है अभी हम लोग भी बात किए, या कोई भी बात करता है, या किसी लेडी, आयरन लेडी या पाकिस्तान का बात करें तो उसके बाद जो घटना हुआ वही बात करें। तो हिस्टोरिकल ट्रॉमा इन ह्यूमन, यहां पर ये ऐड कर लेंगे, मतलब मानव जीवन में गहरा में ऐतिहासिक, यहां ऐड कर लेंगे में ऐतिहासिक, मानव जीवन में ऐतिहासिक गहरा आघात, ठीक है पुराना। और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन का दुर्बलता, मानव जीवन की दुर्बलता, फ्रेजिलिटी माने वीकनेस, कमजोरी या दुर्बलता, मानव जीवन की दुर्बलता, ठीक है। ये दो चीज, हिस्टोरिकल ट्रॉमा इन ह्यूमन लाइफ और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इसको किस माध्यम से, तो इन चीजों को उन्होंने दिखाया है, इन चीजों को इन्होंने हान कांग ने दिखाया है प्रोज के माध्यम से। किस माध्यम से? प्रोज। प्रोज मतलब गद्य, ठीक है ना,
खोज मतलब गद्य के माध्यम से उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से, जैसे हमारे भारत में मुंशी प्रेमचंद थे, बहुत इसके लिए बहुत प्रख्यात हैं, ठीक वही समझिए कि उसी तरह का आवरा, उसी तरह का मतलब तेज ओज उनके रचनाओं में भी रहा होगा। और इसलिए हम लोग तो अभी डीप जाएंगे, धीरे धीरे उनका कुछ पढ़ा जाएगा, हिस्ट्रियन पढ़ा जाएगा, ग्रीक लेसन्स में क्या कहना चाहती है, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जैसे अपने लाइफ में बहुत हाई लेवल के बुक्स पढ़िएगा, वहां से ग्रेटर एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ठीक है ना, और तभी तो ह्यूमन ब्रेन ग्रेट हो पाता है। यही तो तरीका है, यही उपाय है, ठीक है। तो ये चीज है। और होम रूल मूवमेंट, ठीक है ना, यानी होम रूल आंदोलन, ये कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, 1916 में, ठीक है ना। और भारत में होम रूल आंदोलन की दो धड़े थी। हम लोग बिहार का ऐतिहासिक पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बिहार का ऐतिहासिक पक्ष, ठीक। तो होम रूल आंदोलन को अगर देखिएगा तो यहां पर दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं बिहार के होम रूल आंदोलन को। और इसमें देखिएगा सबसे पहले कि एनी बेसेंट का नाम आता है। एक जो साइड है जो कि सबसे पहले शुरू करता है उसका एनी बेसेंट है, ठीक है। हाँ, उनका भी आएगा, वो दूसरा है जो एनी बेसेंट। हाँ, नहीं, हम करेंगे, वो भी करेंगे बिहार, अभी सब जो लिंक करेंगे। मतलब पहले तो तिलक का स्टार्ट हुआ, नहीं, पहले एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट एक्चुअली आयरलैंड के हैं। देखिए, एनी बेसेंट है, इनका मूवमेंट पुराने समय से आ रहा है। अब ये होम रूल क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, और तब इसको समझ पाइए क्यों हम ये बोल रहे हैं। देखिए, हुआ ये है कि होम रूल और एनी बेसेंट बेचारी एक आयरलैंड की लेडी ये भारत के पचड़ा में क्यों पड़ रही है, खुद सोचिएगा। ये एनी बेसेंट यहां लिख देते हैं आयरलैंड। ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये जो एनी बेसेंट है ये तो आयरलैंड की है, ये महिला भारत के ये पचड़ा ही ना है भाई, वो अपने अच्छा खासा जीवन छोड़ के क्यों आ रही है इसमें, मतलब होम रूल भाई अंग्रेज लोग कर रहा है। तो अब देखिए, होता है ये है कि एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से तो है, लेकिन वहां पर जिन भारतीयों के संपर्क में आए तो वहां पर इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति है, भारत इंडियन वे ऑफ लाइफ है, जो यहाँ का जीवन है, जो जीवन दर्शन है, जैसे संस्कार है, कैसे अच्छे परिवार में कैसे मतलब कुलीन परिवारों में अच्छे लोगों में किस तरह का विचार व्यवहार है, उसको देख करके, उनको सुन करके, जान करके अच्छा लगा। और इस तरह से वो भारत के मतलब बहुत क्या कहिए कि करीब आ गई, इस संस्कृति के करीब आ गई। जब यहाँ आई तो अच्छे परिवार से रही, पढ़ी लिखी बढ़िया थी, आई तो यहाँ पर उनको लगा कि चलिए हम लोग यहाँ के लोग बेचारे बहुत अन्याय हो रहा है, आई तो देखी समझिए अन्याय हो रहा है, तो फिर यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने का उन्होंने प्रण लिया, ठीक है, भारत के लोगों के लिए कुछ करने का प्रण लिया। इस तरह से हम कहेंगे कि एनी बेसेंट जो है वो अपना पहला प्रयास शुरू कर दी, ठीक है। और जो होम रूल जो मूवमेंट है ऑलरेडी, ये तो मेन अपना, अगर भारतीय संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो ये अपना बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक तो अपना वहां मेन मुख्यालय कहाँ था उनका? पूना में, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक का मेन मुख्यालय पूना में था। और कौन कौन से क्षेत्र थे जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए ये होम रूल आंदोलन से प्रभावित थे? तो आप बताइए, तो बता सकते हैं? पूरा भारत में नहीं था। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बताइए, प्रयास कीजिए।
आप ऋषिका बता सकती हैं? बताइए, प्रयास करती। एक तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र होगा ही, उसमें मतलब उस समय का बॉम्बे सिटी को छोड़ करके, सिटी जो था ना, यहां पर देख लीजिए, मैप है ना, तो यहां पर देख लीजिए जो बॉम्बे सिटी है यानी मुंबई आज का, इस सिटी को छोड़ करके बाकी क्षेत्र में महाराष्ट्र में था। और बताइए। अच्छा चलिए, बोलते चलिए। अरे सिंपल है, जब इधर है कर्नाटक में भी था, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंस, उस समय मध्य प्रदेश ऐसा करके नहीं था। हाँ, वो हिंदी में मध्य प्रदेश मैंने सेंट्रल प्रोविंस, मैंने सुनो, सेंट्रल प्रोविंस इंग्लिश में कहते हैं, सेंट्रल मतलब मध्य का प्रदेश बने, ठीक है ना। तो ये कौन? महाराष्ट्र, मुंबई सिटी को छोड़ करके, मतलब बॉम्बे सिटी को छोड़ करके, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो बिजनेसमैन रहते हैं, उन लोगों को तो बिजनेस से मतलब है, ये सबसे क्या मतलब है। अब अंग्रेज रहे चाहे भारतीय रहे, उन लोगों को उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको बिजनेस से ही मतलब है। तो ठीक है, उस समय तक तो आपको ये महाराष्ट्र का ये क्षेत्र, बाकी कर्नाटक, मध्य सेंट्रल प्रोविंस इंग्लिश में, हिंदी में मध्य का प्रदेश, ये जी बरार क्षेत्र, इधर वाला बरार का क्षेत्र, ये सब, ठीक है ना। इन सारे क्षेत्रों में किनका प्रभाव था? होम रूल का। तो ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर दूसरा जो धड़ था, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था, इसका मुख्यालय कहां था? हेडक्वार्टर कह सकते हैं, HQ, या हिंदी में मुख्यालय कहिए। ये था आप लोग का पुणे, इंग्लिश में ये, या हिंदी में पुणे लिखते हैं, ठीक है ना। या अब आ गया ये, तो ये मुख्य रूप से क्या कहे, जो बाल गंगाधर तिलक का था, तो मुख्य रूप से इनका क्या वक्तव्य था, क्या वचन था? हाँ बिल्कुल सही है। आपको इंग्लिश में आपके लिए बोल देते हैं एंड आई शैल हैव इट, बहुत सामान्य बात है, इसको लिख दिया जाए, हल्का सा डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और इसमें क्या था, अब बताइए कि ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो क्यों ऐसा, इसलिए क्यों कर रहे थे ये ऐसा? मतलब ये जो कर रहे थे, तो उनका क्या मांग था, क्या डिमांड था? बाल गंगाधर तिलक का क्या क्या डिमांड था, बताइए। सोचिए कुछ। बाकी कॉलोनीज है ब्रिटिश इंडिया में मतलब डोमिनियन स्टेट्स टाइप। हाँ, वो चाहते थे, बता रहे हैं, वो चाहते स्वराज्य, अपना राज्य हो पहला। तो ये पॉइंट हम लिखते हैं कि इनकी मांग क्या क्या था, ठीक है, मांगे क्या क्या थी, मांगे क्या क्या मांग थी? पहला स्वराज्य, स्व का राज्य, राज्य हम लोग का राज्य हो, यहां पर किसी दूसरे का, अंग्रेज का राज्य नहीं हो, हम लोग का राज्य हो। दूसरा क्या मांग था? जो ये बात कह रही है, मैंने हम लोग राज करें, बाकी अंग्रेज लोग थे उस समय, जो बात चल रहा था। अब इसको अगर पूरा पूरा क्लियर किया जाए, तो ये लोग चाहते थे तो कि हम ही लोग अंडर कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप नाम के लिए रहिए तो अच्छा बात है, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब हमारे देश को हम लोग के अधीन कर दीजिए, हम लोग ही संभालेंगे अपने देश को, ठीक है। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि इनकी मांगी क्या क्या थी। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, इसमें क्या क्या बात था? पहला था स्वराज्य, हम लोग अपना राज्य करना चाहते हैं। अब नाम की हेड रही है तो रही, उससे हम लोग को कोई बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप भी इतना भी राज किए हैं, तो आप लोगों को तो भावनात्मक जुड़ा होगा भारत से, लेकिन हम लोग को हमारा राज्य दे दीजिए, ठीक है ना, स्वराज्य। दूसरा क्या था? एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय हमारा जो भाषा है, उसमें हमारे जो बोली है वर्नाकुलर, मतलब यहाँ का लोग, उसमें शिक्षा दिया जाए, ठीक है।
ठीक है, इसको प्रिसाइज लिख सकते हैं एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। और तीसरा क्या था, अब सोचिए, एक तो राज्य दे दीजिए, हमारा जो शिक्षा अभी तत्काल प्रभाव से आप ऐसा कीजिए कि शिक्षा को हमारे अपनी भाषा में, हमारी अपनी जो भाषा है वर्नाकुलर लोकल भाषा, उसमें कर दीजिए, क्षेत्रीय भाषा में कर दीजिए। और तीसरा क्या था, सोचिए कि अब इतना कोई मांग लेगा तो और क्या बचा हुआ है। क्योंकि अभी तत्काल, क्योंकि अंग्रेज तो तुरंत नहीं जाएंगे, एक दिन में नहीं जाएंगे, तो जान रहे थे कि तो ये जो मांग कर रहे थे कुछ समय के लिए कर रहे थे, इस समय ये काम कीजिए, इसमें कह रहे थे। देखिए इस सबका कितना महत्व है, भाषा का कितना ज्यादा महत्व है, बात समझिएगा। ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये है तीसरा क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। अब अलग अलग जान रहे थे कि बहुत, भारत तो बड़ा देश है, अब भारत बड़ा देश है तो कैसे करेंगे, तो सबको अलग अलग भाषा जिस राज्य में उसको बना दीजिए, अलग अलग राज्य सबको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। और बाद में मजबूरी में करना भी पड़ा, आप लोगों को पता ही है 1953-56 के बाद वही करना पड़ा। ये लोग, उन लोगों को कहीं भाषाई आधार पर करे तो लोग अलग अलग करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग मिल तभी पाते हैं जब भाषा उनका करीब होता है, अपनी भावनाओं को तभी व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं समझ पाते हैं, पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दें कि रहने दे, लिख देते हैं, हो जाएगा ना। आप बस इसको लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लिख दिए। अब बाकी ठीक, अब ये आप लोग का ये 3 तरह का ये डिमांड था इन लोग का, और इसलिए ये सब कर रहे थे, ठीक है। बाकी इन्हें आप लोग को पता ही हो कि इनको बीच में जेल भी हुआ था, ठीक है ना, 1908 में जेल हुआ और ये 6 वर्षों के लिए हुआ था, फिर आए, फिर बाद में अपना ये सब हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से अभी हम लोग का क्या है, जो होम रूल आंदोलन पर कंसर्न है, और अभी बिहार का भी एंगल अभी लाते हैं, तुरंत अभी लाते हैं। एक बात है कि यहाँ पर एनी बेसेंट को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर लोग उनको प्रेशर बनाने लगे और इनको कब छोड़ दिया गया, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया, गिरफ्तार करने के बाद या उसके बावजूद भी इनको, क्योंकि पब्लिक इतना ज्यादा प्रेशर हुआ कि एक महिला को आप कर रहे हैं गिरफ्तार, वो सही कॉज के लिए सही बात कर रही है, इस वजह से अंग्रेज लोग भी थोड़ा सोचे कि आयरलैंड उस समय अंग्रेज लोग से डिमांड कर रहा था अलग हो जाने का। आयरलैंड का एक हिस्सा अलग है, पता है आप लोगों को। तो ये देखिए, आप लोग वर्ल्ड मैप में आइए, एक बार हम लोग बात कर भी लेते हैं यहाँ का। ये जो आयरलैंड का एक हिस्सा है ना, ये देखिए, ये पूरा बड़ा सा हिस्सा अलग है, ठीक है ना। तो बस ऊपर वाला ही थोड़ा हिस्सा है, यहाँ भी बहुत बार मताधिकार का प्रयोग होते रहता है, ये लोग रहेगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ देखिए थोड़ा ही सा हिस्सा है बस ब्रिटेन के साथ, बाकी ये जो बड़ा हिस्सा है तो अलग है, यहीं से वो थी, ठीक है, आराम से। ठीक है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं, एनी बेसेंट कहां से है, आयरलैंड से, जहां पर उन लोगों को जैसे अंग्रेजों को भी झेलना पड़ रहा था, उन लोग वहीं अपने देश के पास में ही, तो इशू एक सेंसिटिव इशू था, एनी बेसेंट का इशू इतना आसान नहीं था उन लोगों के लिए। बात समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि वहां पर चल रहा था वाद विवाद की इंग्लैंड और आयरलैंड में, और हुआ भी बेचारे बहुत अलग हुए हैं, और जो बचा है थोड़ा सा वो भी हिस्सा में आज चल रहा है। अब देखिए आज या कल जब भी वो अलग हो पाए, ठीक है ना। अब देखिए कि इसके बाद हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अब बिहार में इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, ठीक है। तो बिहार में आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर हम शुरू करें तो हम देखेंगे कि जो अब हम लोग सबसे पहले बिहार में एक नाम आता है मौलाना मजहरूल हक का, ठीक है ना। मौलाना मजहरूल हक है, तो लेकिन यहाँ बिहार में डेट के साथ ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये है, तो हम चाहते हैं कि एक एक वर्ड यहाँ पर इसको अटैच कर लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ इनका क्या था, तो देखिए कि 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को
पटना में मजहरूल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ और जिसमें होम रूल की स्थापना पर विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद जो है वहां पर बिहार में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई। कहां पर? पटना में होम रूल लीग की शाखा जो पटना सिटी में किया गया। और उसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? अध्यक्ष यही रहे मौलाना मजहरूल हक, और उसके सचिव 2 आदमी बने। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी जस्ट लिख भी दे रहे हैं। सचिव इसके बने चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। ठीक है ना, इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना। डेट भी ध्यान में रखना होगा कि कब, तो 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, आइए इनका भी मुख्यालय लिख दिया जाए। और एक सुब्रमण्यम अय्यर का नाम रखिएगा जो इनके साथ अटैच थे, क्योंकि मद्रास है, चेन्नई है, तो यहां पर इनके नाम एनी बेसन के साथ सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, वो होम रूल आंदोलन में, चूंकि मद्रास क्षेत्र में था तो ऑब्वियसली उधर के लोग होंगे ही, सुब्रमण्यम अय्यर वहीं के थे और उनका साथ दिए एनी बेसेंट, उनके साथ मिल करके ये पूरा ये चला था। अब हम लोग बिहार के परिदृश्य में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार के परिदृश्य में बात करने में हम देखते हैं कि कौन सा डेट है। हाँ, ये बात याद रखिएगा हमेशा ही। बिहार के परिदृश्य में हम होम रूल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो होम रूल आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, तो 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में कहां पर? पटना में, मुख्यतः पटना सिटी के आसपास के एरिया में, वहां पर एक सभा का आयोजन हुआ। पटना में होम रूल आंदोलन के लिए सभा हुआ। और ये जो सभा हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष थे ये मौलाना मजहरूल हक थे। मौलाना और इसके सचिव, ठीक है ना, सचिव 2 आदमी थे। कौन कौन थे? चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण। चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ कैसे याद रहेगा? देखिए, वैद्यनाथ मतलब शिव जी हैं और विष्णु भगवान दोनों एक साथ है। वैद्यनाथ नारायण, ठीक है ना। चंद्रवंशी तो चंद्र, ठीक है, ये तो एक सामान्य नाम है, लेकिन आप इसको समझिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आपको बिहार के परिदृश्य से और ये सबसे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये जो है होम रूल आंदोलन का ये चीज। हाँ, इनका एक सिंह भी लगा दीजिएगा, वैद्यनाथ नारायण सिंह भी। शेर भी बेचारे, इनका सिंह भी रहेगा, हालांकि वैद्यनाथ नारायण पर्याप्त है, लेकिन सिंह अब है, लगा दिया जाएगा एग्जैक्ट। हाँ, एक काम और हम लोग करेंगे, कुछ हम लोग प्रश्न क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभी बताइए कि आज के समय में अभी कहां पर क्या मीटिंग हो रहा है आज, एज ऑन डेट आज? हाँ, कहां पर हो रहा है? पाकिस्तान में। वेरी गुड। तो भारत की तरफ से कोई गया है कि नहीं गया है? गए है ना, वेरी गुड। एस जयशंकर कौन है?
वेरी गुड। अब बताइए कि एससीओ का डिटेल में बात करेंगे। जब हम लोग 29 को लौटेंगे उस दिन आप लोग को हम धनतेरस का गिफ्ट देंगे, क्योंकि उसमें से एक प्रश्न आएगा, तो उस दिन धनतेरस का गिफ्ट चाहिए ना सबको, तो ठीक है उस दिन हम लोग बात करेंगे। अब ये बताइए कि अभी 2 मीटिंग हुआ है महत्वपूर्ण, कौन कौन हुआ है? एक कौन हुआ है? क्वाड। कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ क्वाड। वेरी गुड। कौन अटेंड किया था? प्रधानमंत्री गए थे, ठीक है। तो ये देखिए सब महत्वपूर्ण हुआ है और इनको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जब हम लोग आएंगे धनतेरस को तो धन का वर्षा करेंगे उस दिन। क्वाड के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे उसको थोड़ा, क्वाड का डिटेलिंग में, और समझेंगे हम लोग एससीओ के बारे में समझेंगे। और तीसरा क्या है? तीसरा अभी जो मीटिंग अभी 2-4-5 दिन पहले हुआ है, कौन सा हुआ है? प्रधानमंत्री गए थे साउथ ईस्ट एशिया में, हाँ, इंडिया आसियान समिट हुआ है। कहाँ हुआ है? वेरी गुड। और एक और समिट हुआ है, ईस्ट एशिया समिट। क्या हुआ है? ईस्ट एशिया समिट। लिखिए, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको समझना होगा थोड़ा, और फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस तरह से, इस शुभकामना से कि हम लोग आके मिलेंगे और उस तरह से हम लोग एक बड़े फ्रंट पर काम करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहे 2-4 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दें, तो भी आप बहुत कॉम्प्लेसेंट नहीं हो, आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो एक प्रश्न पूछे थे, हम लोग याद होगा आप लोग को, क्या पूछे थे हम? कि कॉमरेड जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है और हमदर्द जो कि उर्दू न्यूज़पेपर है, ये इसको कौन पब्लिश किया? मोहम्मद अली। वेरी गुड। ये कौन थे मोहम्मद अली? आप लोग कुछ काम किए तो किए हैं लग रहा है। कौन थे बताइए तो? हाँ, खाली इतना ही पढ़े मोहम्मद अली, उसके बारे में 2-4 लाइन तो जानना चाहिए ना। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तित्व है, उसके बारे में जानना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए हम, कि एनी बेसेंट एक बहुत अच्छा फेमस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, उसका क्या नाम था बताइए? हाँ, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफीज कौन थे? उनका कुछ धार्मिक सोच था, कुछ आइडियोलॉजी था, सोच समझ था, और वही आइडियोलॉजी से आकर के ये भारतीय इंडियन कल्चर को सपोर्ट की, ठीक है ना। एनी बेसेंट भी, तो उसके संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हाँ, हाँ सही बात है। मैडम व्लादिवोस्टोकी और कर्नल अल्काट और मैडम व्लादिवोस्की, वो दोनों संस्थापक थे। और इनके साथ, इनके कर्नल अल्काट के साथ आई थी, कौन आई थी? एनी बेसेंट आई भारत में। उसी आइडिया ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, उसी को आगे प्रचार प्रसार किया और इंडियन कल्चर के प्रति, और इसको प्रमोट किए लोग, ठीक है ना। और एक ये कि आयरलैंड वाला जो बात होगा, वो भी एंगल एक निश्चित रूप तौर पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग चाहते थे ब्रिटेन से अलग हो जाना आयरलैंड के लोग, ठीक है ना। और उस समय कब आए बिहार की यात्रा, कब किए ये लोग? कर्नल अल्काट और मैडम, ये जो एनी बेसेंट है साथी आई थी, कब किए थे? 1854 में आए थे, ठीक है ना। एग्जैक्ट अगर डेट बात करें तो 20 जनवरी 1894 में, 20 जनवरी 1894 में, 1894 में, ठीक है ना, आए थे और बिहार की यात्रा की। और उस समय पटना में यह आंदोलन मतलब स्टार्ट हो रहा था, पल्लवी स्टार्टिंग हो रहा था। कौन? थियोसोफिकल वाला चीज था। अब तब आकर के वो फिर पूरा भारत भर में तरह तरह घूमे, यहाँ की समस्या को जाने और जुड़ गए यहाँ पर। फिर आगे ये होम रूल में भी खुद पड़ी मैडम, जो ये एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन तो ये हो गया थियोसोफिकल वाला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की? 1893 में, सॉरी बार क्यों गलत बुला रहा है, 1883 में। हम बोलना चाह रहे हैं, गलत बुलाया जा रहा है। 1883 में
ठीक है ना। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की संस्थापक तो बहुत आसान बात है, रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है ना। वो भारत में रामकृष्ण परमहंस एक ही बार आए हैं, भारत से बिहार में, मतलब वहां बंगाल वाले क्षेत्र से बिहार में आए थे एक ही बार। वो कब आए थे? रामकृष्ण परमहंस सिर्फ बिहार में एक ही बार आए हैं। रामकृष्ण परमहंस बिहार में सिर्फ एक ही बार आए हैं। वो किस साल में? ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, लिखिए, नोट कीजिए। रामकृष्ण परमहंस बिहार में एक बार, मात्र एक बार 1868 में आए थे, और देवघर की तरफ, देवघर। और वो साथ ही 1868 में, 1868 ये रामकृष्ण। लेकिन वही लिख लीजिएगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद, लेकिन स्वामी विवेकानंद 1886 में गया। साल लिख करके एरो लगाते चलिएगा, 1886 में गया, एरो लगा दीजिएगा। फिर 1890 में भागलपुर तथा देवघर, दोनों 1890 में ही दोनों जगह गए, भागलपुर और देवघर। और 1902 में बोध गया, समझ गए। 1886 में गया, 1890 में भागलपुर और देवघर, और 1902 में बोध गया। बार बार वो यहां विजिट किए। अगर इसमें से पूछेगा कि बिहार में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे बिहार में, तो ये बस एक नोट कर लीजिएगा, मथुरा प्रसाद और रख्ताराम। रो आधा ख लिखिए, रख्ताराम, मथुरा प्रसाद और रख्ताराम। अच्छा, अशोक के अभिलेख के बारे में आप लोग जानते होंगे, अशोक के अभिलेख, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए अशोक के अभिलेख से आप लोग हमको। एक बहुत ही फेमस जगह है, आप लोग जरूर जानते होंगे, हमको उम्मीद है, धौली। धौली हिस्ट्री में बहुत फेमस जगह है। धौली किस राज्य में है? अशोक से संबंधित बात कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, उड़ीसा से है, पुरी जिला में है, उड़ीसा के पुरी जिला में है धौली। इसमें जो अशोक के अभिलेख हैं, बताइए किस लिपि में है? धौली में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में है? वेरी गुड, किसमें है? ब्राह्मी लिपि। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। जो भी पाकिस्तान के तरफ अशोक अभिलेख मिला होगा वो किस लिपि में होगा? मेनली याद रखिएगा, जो भी अशोक के अभिलेख पाकिस्तान की तरफ मिले हैं, जैसे जगह का दो का नाम बता देते हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। ये खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है ना। जो भी अशोक के अभिलेख पाकिस्तान की तरफ मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। और जो ये अपने भारत की तरफ है, जो कि शुरू कीजिएगा देहरादून से, गुजरात में, या फिर उड़ीसा में, या फिर जौनगढ़, या फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में, ये सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने में।
एक आज का क्या लास्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दो क्वेश्चन की ज्यादा को दो चार क्वेश्चन पूछ दें? टाइम हो गया है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट ही हम समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए कि जानवरों को मारने पर प्रतिबंध और निरर्थक उत्सवों पर भी प्रतिबंध, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा खर्च करके बहुत सारा उत्सव मना रहे हैं, ये अशोक के किस शिलालेख में मुख्य रूप से वर्णित है? दूसरा शिलालेख नहीं, अशोक के पहला ही शिलालेख में। और इस वजह से क्या हुआ था कि प्रतिदिन केवल, पहले तो बहुत ज्यादा मोर मारा जाता था, केवल 2 ही मोर बाद में मारा जाता था, क्योंकि घट गया। और कहा जाता एक ही हिरण शाही रसोई में बनता था बेचारे, मतलब कम ही खाकर बाकी चावल दाल सब्जी खाते थे। पहले तो ज्यादा से ज्यादा बनता था, तो पहला ही अभिलेख में ये है। फालतू के उत्सवों में बिना मतलब खर्चा पर कमी, दूसरा जानवरों के मारने पर कम से कम मतलब कमी की गई। और एक प्रश्न और बहुत बढ़िया है, बताइए कलिंग पर विजय 1 लाख मरे और इससे कई गुना लोगों का जीवन तबाह हो गया, ठीक है ना? कलिंग का जो युद्ध हुआ था, टॉलमी, एंटीगोनस, मागा, एंटीयोकस, चूल, चीर, पांडे, कंबूज, गंधार का उल्लेख, अरब जाति का भी उल्लेख, ये सारा मतलब कलिंग पर विजय और ये सारे उल्लेख लोगों के बारे में अशोक के किस अभिलेख से संबंधित है, किस महत्वपूर्ण अभिलेख से? वेरी गुड। ये 2 चीज याद रखिएगा हमेशा कि पहला जो है, पहले ही शुरू में बेचारे अभिलेख जब लिखवाए उनको बुद्धि आया कि अरे भाई जानवर को नहीं मारा गया। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या था कि उत्सवों पर बिना मतलब का खर्चा नहीं किया जाए। तो ये पहला किसमें है? पहला अभिलेख में, पहला महत्वपूर्ण अभिलेख में। और 13वां में क्या है बाबू? कलिंग पर विजय। कलिंग पर विजय बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग का विजय, उसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत लोग बेघर हो गए, तबाह हो गए, और बहुत सारा चीज का वर्णन 13वां में है, ठीक है। हाँ, एक काम कीजिए, आप लोगों को शुभकामना दिया जाता है और फिर हम लोग धनतेरस को मिलेंगे।